हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो गाइज, क्या आप जानते हैं प्रेसी राइटिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि रिपोर्ट के कौन से स्टेप्स हैं जो ज़रूरी होते हैं फॉलो करना? अगर इसका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज, ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल एसबीआई पीओ में आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है और इस साल आपसे एसए या लेटर नहीं, अब की बार आपसे प्रेसी या रिपोर्ट पूछे जाने वाली है। तो चलिए गाइज, इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेसी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा और रिपोर्ट राइटिंग भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। गाइज, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एसबीआई पीओ के पीवाईक्यूज का लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेके और 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स हुए हैं उन सब के पीवाईक्यूज आपको उस लिंक से मिल जाएंगे एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है गाइज अपने क्वेश्चन लेवल को एनालाइज करना। तो जाइए, उसको फ्री में डाउनलोड करिए और फ्री में क्या ही नुकसान है, तो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न जो बता रहा था कि इस साल जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की फोटो है गाइज, ये तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अब की बार वो कम्युनिकेशन स्किल्स को फोकस करेंगे, जैसे ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। मैंने पिछले कुछ सेशंस में सिचुएशन एनालिसिस और ईमेल राइटिंग आपको आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो गाइज, पैटर्न चेंज हो चुका है और आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले सीखो प्रेसी राइटिंग होता क्या है गाइज। उसको डेवलप करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि प्रेसी की अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं गाइज। प्रेसी राइटिंग इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग अ पैसेज और अ लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर, concise and clear version retaining its essential ideas and main points while omitting all unnecessary details। तो प्रेसी क्या होती है गाइज? एक आपको पैसेज दिया होगा पेपर में और उसको पढ़ के आपको एक वर्ड लिमिट मेंशन होगी, जैसे 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स, और उतने के अंदर अंदर आपको उसको शॉर्टन करना पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा अपने खुद के वर्ड्स में, ओरिजिनल वर्ड्स में। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, रेप्लिकेशन में से मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस करना है जो की पॉइंट्स थे पैसेज के, जो मेन पॉइंट्स थे, उनको एक ऑर्गेनिक पैराग्राफ में, एक अपनी तरफ से एक बनाई हुई एक ऑर्गेनिक पैराग्राफ में उसको आपको क्रिएट करना होता है बाय यूजिंग कंजंक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड्स। पूरा प्रॉपर जैसे एक आपने मिनिएचर बना दिया है ओरिजिनल पैसेज का, कि जो पूरा पैसेज ना पढ़ के अगर सिर्फ आपका आपकी प्रेस ही पढ़े तो उसको पूरे पैसेज की जो जिस्ट है वो समझ आ जाएगी, कि जो की पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। इसे बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। वाइल ओमिटिंग ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते कि अननेसेसरी है क्या, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है, राइट। लेकिन आपको समझाऊंगा गाइज, पैराग्राफ्स की जो फर्स्ट लाइन्स होती हैं और लास्ट लाइन्स होती हैं वो डिफाइनिंग लाइन्स होती हैं, उन्हीं में उनका इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट बताया गया होता है। तो उनको ध्यान से पढ़ा करो ताकि आप अपने की पॉइंट्स निकाल पाओ, ठीक है। द गोल इज टू प्रेजेंट द कोर मैसेज, जिसमें आपको बता रहा था ना जिस्ट के पर्पस क्या है प्रेसी राइटिंग का। द गोल इज टू प्रेजेंट द कोर मैसेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन अ वे दैट इज ब्रीफ, एक्यूरेट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ब्रीफ है, एक्यूरेट है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। द वर्ड प्रेसी, प्रोनाउंस्ड एज प्रेसी, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज मीनिंग प्रिसाइज और ब्रीफ, ठीक है। प्रिसाइज बोलना करना या ब्रीफ करना। It is widely used in academic, professional and competitive exam context to test comprehension, analytical and writing skills of the aspirants, ठीक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो प्रेसी राइटिंग is commonly included in competitive exams to assess your comprehension skills. That means your ability to understand and extract the essence of the passage. Writing skills, your ability to convey ideas concisely and effectively. And third, analytical skills, your ability to distinguish between इंपॉर्टेंट एंड द अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो डिफ्रेंशिएट कर पाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस। बाय मास्टरिंग प्रेसी राइटिंग, कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड प्रेजेंट इट इन अ क्लियर, कॉन्साइज एंड कोहेरेंट मैनर। ये 3 सी याद रखना गाइस। क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्लियर मतलब डिविएटेड नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, वो उसी की मिनिएचर होना चाहिए। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, अनकोहेरेंट मतलब रेलेवेंट टू द एक्चुअल पैसेज। तो ये 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब गाइस, क्या की फीचर्स हैं प्रेसी के? सबसे पहला, ये प्रेसी हैज टू हैव ब्रेविटी। व्हाट इज ब्रेविटी गाइस? A précis must be much shorter than the original text, typically 1/3 of the original length, while maintaining its meaning. तो
ब्रेविटी मतलब जैसा पैसेज में जो कहा गया है उसको उसी तरह से अपने प्रेसी में प्रेजेंट करना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड ब्रेविटी. क्लैरिटी, द लैंग्वेज यूज इन द प्रेसी शुड बी सिंपल, क्लियर एंड फ्री ऑफ एनी jargon, any ambiguous words. It should convey the main ideas without ambiguity. Third is objectivity. It should only summarize the original text without adding opinions, any examples or any commentary that you may think is relevant or you may feel that this should be included. ये नहीं करना चाहिए. कोई एग्जाम्पल अपना ओपिनियन या एक्सप्लेनेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ की पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं. फिर लॉजिकल फ्लो, द आइडियाज इन द प्रेसी मस्ट फ्लो द सेम सीक्वेंस एज इन द ओरिजिनल टेक्स्ट. जैसे आपको पैसेज में गिवन है उसी फ्लो में आपके आइडियाज चलने चाहिए, नहीं तो फिर वो आगे पीछे मिक्सअप हो जाता है. तो उसी फ्लो में रखो अपनी प्रेसी को. एंड कंप्लीट समरी, इवन दो इट्स शॉर्टर, अ प्रेसी शुड इंक्लूड ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. दैट मीन्स अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी, आपको 100 वर्ड्स में पता नहीं कितना सेंटेंस लिखने हैं, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मान लो मुझे अगर मैं एक सेंटेंस में रफली अगर मैं 12 से 15 वर्ड्स लिखता हूँ, ये आपको पहले से ही कैलकुलेट करना है गाइस अपनी राइटिंग को असेस करके कि अगर रफली हम नॉर्मली इतने लिखते हैं 12 से 15 वर्ड्स अगर लिखते हैं और अगर मुझे 100 वर्ड्स की प्रेसी बनानी है तो मुझे समझ आना चाहिए कि आई हैव टू मेक 7 to 8 सेंटेंसेस टू क्रिएट माय प्रेसी, जिसमें मेरे 12 से 15 वर्ड्स के अकॉर्डिंग मेरी पूरी वर्ड लिमिट मैच होगी. अब ये 7 से 8 सेंटेंसेस अगर आपके दिमाग में हैं तो आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से पॉइंट्स है 7 से 8 जो मुझे यहाँ पे डालने हैं. इस तरह से आपको प्लान करना होता है. तो मतलब इसका मतलब है टू ऑब्जर्व प्रपोर्शन, कि मतलब हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को इक्वली प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, आपको डिस्कस करना होता है अपने एग्जाम में, आंसर में, प्रेसी में. तो हर पॉइंट को प्रोपोर्शनेटली डिस्कस करना. ये नहीं कि एक चीज़ को पूरा एक्सपैंड कर दिया और दूसरी चीज़ 2-3 पॉइंट एक ही सेंटेंस में घुसाड़ दिए फिर बाद में, नहीं, ठीक है. उनको ऑर्गेनिक रखो, प्रोपोर्शनेट रखो. एक पॉइंट है, एक पॉइंट को एक पॉइंट में डिस्कस करो, अगले को अगले में, ठीक है. एंड इस तरह से ध्यान रखो, पहले प्लान करके चलो कि ये 7 से 8 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. तो ये की फीचर्स हैं आपके अच्छी प्रेसी के गाइस. नाउ हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी. रीड द पैसेज थरली, इसको अच्छे से पढ़ो, रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट सेंट्रल थीम, द टोन ऑफ द पैसेज एंड द की आइडियाज, वो ढूंढते चलो. पे अटेंशन टू द टाइटल, टाइटल तो आपको गिवन नहीं होगा. ओपनिंग स्टेटमेंट और कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ्स होते हैं, इनसे आपको ब्रॉडली आइडिया लग जाता है कि पैसेज किस बारे में है. आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, अगर हाईलाइट तो आप कर नहीं सकते, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अपने रफ पीस ऑफ पेपर पे लिख पाओगे. तो जॉट डाउन द मेन आइडियाज, द आर्ग्यूमेंट्स एंड द थीम्स ऑन द पीस ऑफ पेपर दैट यू हैव इन द एग्जाम एंड राइट डाउन दोज पॉइंट्स. एग्जाम्पल्स को नहीं इंक्लूड करना, एनेक्डोट्स को, ठीक है, अदर डिटेल्स को, एक्सप्लेनेशन को, जो नॉन एसेंशियल है उनको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है. एंड डिवाइड द पैसेज इनटू सेक्शंस. गाइस पैसेज को सेक्शंस में डिवाइड करो ताकि आप हर सेक्शन में से एक एक की पॉइंट निकाल पाओ बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर. दिस कुड इंक्लूड इंट्रोडक्शन, मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन. इस तरह से डिवाइड करके और एक एक पॉइंट निकाल लो हर पैराग्राफ से. 6 से 7 पैराग्राफ ही होते हैं, तो हर पैराग्राफ से अगर आपने एक की पॉइंट निकाल लिया तो आई थिंक आपकी प्रेसी पूरी हो जाती है और प्रोपोर्शनेट भी बन जाती है. नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स. नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. पैराफ्रेजिंग द कंटेंट वाइल रिटेनिंग द एसेंस. सो पैराफ्रेज करो, मतलब अपने वर्ड्स में उसको रीफ्रेम करो अपने प्रेसी के अंदर, ना कि कॉपी पेस्ट करो, ठीक है. कॉपिंग सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज इज गोइंग टू लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स, ठीक है. डिडक्शन इन द सेंस मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर. मेंटेन द ऑथर्स टोन, जो ऑथर कहना चाह रहा है वही टोन मेंटेन करो. द टोन एंड इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड रिमेन इंटैक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ द ओरिजिनल इज परसुएसिव, द प्रेसी शुड आल्सो रिफ्लेक्ट अ परसुएसिव टोन. अगर अगला क्रिटिसाइज कर रहा है, आप भी अपनी प्रेसी में क्रिटिसाइज ही करोगे. अगर आप ऑथर ने अप्रिशिएट किया है पैसेज में तो आप भी अप्रिशिएट करोगे. तो टोन चेंज नहीं करनी है अपनी तरफ से, उसको बदलना नहीं है, उसको अपने सेम थॉट प्रोसेस और सेम माइंडसेट से लिखना है कि जैसे कि जो ओरिजिनल पैसेज है वो भी आपने लिखा है और अब उसी के बेस पे प्रेसी भी आप ही बना रहे हो, तो वो सेम टोन होनी चाहिए. और एक यूज अ वन सेंटेंस समरी, ये ऑप्शनल होता है. स्टार्ट द प्रेसी विद अ सिंगल सेंटेंस दैट इनकैप्सुलेट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. ये भी ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि मोस्टली आपको इंट्रोडक्शन पैसेज से ही मिल जाती है, ठीक है. लेकिन अगर बाय चांस आपको लगे कि मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छी नहीं मिली तो आप अपनी तरफ से भी एक
पूरी ब्रॉड जो स्टेटमेंट होती है, जो मेन अंडरलाइंग सेंट्रल थीम है, जैसे द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड इन द रीसेंट डेकेड्स, मान लो पूरा पैसेज डेकेड्स के बारे में था और उसने कैसे चेंज कर दिया है, हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है पिछले कुछ मतलब दशकों में, तो वो आप लिख सकते हो ऐसे ओपनिंग स्टेटमेंट, आप खुद बना सकते हो अगर आपको नहीं मिलती है तो, ठीक है। तो वन सेंटेंस समरी, आप पहला स्टेटमेंट आप ऐसे शुरू कर सकते हो अपनी प्रेसी का। इट्स अ गुड वे टू ओपन योर प्रेसी। सीधा डायरेक्टली पॉइंट्स ठोक दोगे उसके अंदर तो पढ़ने में बड़ा ना जर्क फील होता है, यार ये क्या बात कर रहा है बच्चा, राइट। तो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो पूरे पैसेज को समराइज कर रही है, एंड देन जॉट डाउन द कनेक्ट द पॉइंट्स एंड मेक एन ऑर्गेनिक शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। पढ़ने वाले को कंजंक्शंस के साथ पूरा जुड़ी हुई लगनी चाहिए, ये नहीं कि बस एक एक पॉइंट निकाल लिया और वहां पे बस उसको फिट कर दिया, नहीं, उसको कनेक्ट करना है, कंजंक्शंस यूज करो, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, इंस्टेड ऑफ, इन एडिशन टू, राइट, फर्दर मोर, तो ये यूज करोगे तो लगेगा कि बच्चा अपने वर्ड्स में लिख रहा है इसको, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अवॉइड रिडंडेंसी, ठीक है, रेपिटेटिव आइडियाज, रिपीट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए प्रेसी में क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है आपके पास, तो रेपिटेटिव आइडियाज, रेपिटेटिव फ्रेजेस या अननेसेसरी वर्ड्स को, रिडंडेंट वर्ड्स को यूज नहीं करना। कीप इट ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने क्रिटिसिज्म या अपनी इंटरप्रिटेशंस मत करना, वहां पे कुछ अज्यूम मत करना, ठीक है। अपने जो जैसा पैसेज में दिया है आपको ये मानना है कि मुझे उसी का एक शॉर्ट वर्जन बनाना है पढ़ के उसको समझ के। एंड एडिट एंड प्रूफ री गाइज, प्लीज आफ्टर राइटिंग डू चेक योर grammatical errors, spelling mistakes, and ensure that your pressy adheres to the required word count, word limit को ध्यान में रख के चलना। if you exceed the word limit, marks will be deducted for it। अगर 100 वर्ड दिए, आपने अगर 104, 5, 110 वर्ड भी लिख दिए तो भी आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, याद रखना। वो लिमिट इसीलिए दी है कि आपको उसके अंडर ही लिखना होता है, तो 100 वर्ड्स है मान लो लिमिट, तो अगर आप 90 से 100 के बीच में फिनिश करते हो तो इट्स अ गुड वर्ड लिमिट, एक्सीड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर्स पे ध्यान रखना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये इंग्लिश का ही टेस्ट, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स ये काउंट होंगे वहां पे, और वर्ड लिमिट जरूर चेक करनी होती है अपने प्रेसी में, ठीक है। नाउ क्या है प्रेसी का एक स्ट्रक्चर, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको एक प्रेसी एक टाइटल में दी जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ऊपर आपको पहले एक प्रेसी को एक टाइटल देना होता है जो आपको खुद बनाना पड़ता है। तो गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर प्रेसी दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम ऑफ द पैसेज। देन इंट्रोडक्शन, जो मैंने बोला था ना, आप समरी खुद से बना सकते हो, एक आधा सेंटेंस में आप अपनी सेंट्रल थीम से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रेसी। देन इन बॉडी, present the main arguments points from the original text, keep it concise and ensure logical transitions between points। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है, जो फाइनल थॉट्स हैं या कंक्लूजन जो पैसेज में मेंशन्ड है एक दो सेंटेंस में। बट गाइस याद रखना प्रेसी कैसी होती है, क्या अलग अलग पैराग्राफ में लिखी जाती है? नहीं, प्रेसी का स्ट्रक्चर होता है गाइस, सबसे पहले आप ऊपर एक टाइटल लिखते हो और नीचे उसके बाद पूरी प्रेसी एक पैराग्राफ में लिखी जाती है, याद रखना। तो पूरी प्रेसी को एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, अलग अलग पैराग्राफ्स में नहीं लिखते। प्रेसीज वन यूनिट इन इटसेल्फ, ठीक है, तो उसमें सेपरेशन की जरूरत नहीं होती। तो टाइटल लिखा ऊपर और नीचे एक पैराग्राफ में पूरी प्रेसी आती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेसी, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं गाइस कैसे पढ़ के उसके कैसे उसको शॉर्ट किया जाता है। तो लेट्स रीड एंड लेट्स अंडरस्टैंड। ओरिजिनल पैसेज है, द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द वे वी लिव एंड वर्क। Automation and artificial intelligence have transformed industries. The rapid pace of technological advancements, especially मैं कैसे शुरू करता गाइस, technological advancements, especially automation and artificial and AI have transformed the way we live and work. Yeah, they transformed our world, right? It has transformed industries, it has improved efficiency, but it also raises concerns about job displacement. तो ये पूरी बात है। तो हमें लिखना है कि although rapid technological advancements, especially automation and artificial, has overhauled the way we work and live, but it also raises certain concerns about अनएम्प्लॉयमेंट। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यही होता है गाइज, यही देखना होता है आप ओरिजिनल कैसे बनाते हो उसको। व्हाइल दीज टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, the shift requires significant adaptation. Education systems must be reformed to equip individuals with skills suitable for the modern economy. तो modern economy के लिए मतलब upskilling की ज़रूरत है. Without such reforms, the gap between skilled and the unskilled workers will continue to grow, leading to economic inequality and social unrest. It is imperative that governments and institutions, stakeholders, take proactive measures to address the challenges एंड इंश्योर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसने टाइटल तो नहीं दिया यहाँ पे, तो टाइटल हम बता सकते थे कि जैसे
मैं टाइटल देता तो जैसे मैं बोलता कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अ डबल एजेड स्वॉर्ड, राइट। तो मैं ऐसा कुछ टाइटल देता कि टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी अ डबल एजेड स्वॉर्ड, कि मतलब उसके दोनों पहलू हैं, उसके बेनिफिट भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। चलेगा, जब उसने प्रेसी क्या बनाई देखना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सच एज ऑटोमेशन एंड एआई, देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज ऑटोमेशन एंड एआई हैव रिवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्रीज, enhancing efficiency but threatening jobs. While these innovations present opportunities, adapting to them requires reforms in education to prepare individuals with modern skills. Without such measures, the gap between skilled and the unskilled workers may widen, causing economic inequality and unrest. Governments and institutions में यहाँ पे stakeholders लिखता must act proactively to address these challenges and promote an inclusive future. राइट, या इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ऐसे बनाते हैं आप अपनी प्रेसी, शॉर्ट में वही रखना है जो ओरिजिनल पैसेज में कहा गया है, बट उसको उसके की पॉइंट्स निकाल लेने हैं और उनको प्रेजेंट करना है कनेक्ट करके अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी प्रेसी राइटिंग। कुछ गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रेसी में, अवॉइड एनी पर्सनल ओपिनियंस, गाइस कोई पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना। डू नॉट इंक्लूड योर इंटरप्रिटेशन, क्रिटिसिज्म और कमेंट्री, कुछ ऐड नहीं करना, बस उसको पैराफ्रेज करना है आपने। ओवर कंप्रेसिंग, अवॉइड मेकिंग प्रेसी सो शॉर्ट दैट इट लूजेज इट्स एसेंस। 100 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप 50 वर्ड में लिखा है, 40 वर्ड में लिखा है। वो आपने बोला, उसने बोला कि सर अंडर 100 वर्ड्स लिखी थी, मैं तो अंडर 100 में 40 में लिख दी, तो मतलब वो प्रेसी रहेगी नहीं फिर किसी सेंस में। तो मार्क योर वर्ड लिमिट एंड राइट अकॉर्डिंगली, including irrelevant details. Skip minor details, examples or anecdotes that do not contribute to the core message. Okay? एक्सप्लेनेशन वाली जो बातें होती हैं ना उनको स्किप करके और जो मेन बात है उसको पकड़ना होता है। चेंजिंग द ऑथर्स टोन, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इंश्योर द टोन ऑफ द प्रेसी अलाइंस विद द टोन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। एंड लास्ट, यूजिंग ऑथर्स वर्ड्स, पैराफ्रेज एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग डायरेक्टली। कॉपी करोगे तो फिर नुकसान होगा आपको, मार्क्स डिडक्ट होंगे। आप उसको पैराफ्रेज करो, अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करो। देखो कुछ कोर वर्ड तो चेंज नहीं कर सकते, अब टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी ही रहेगा, राइट। स्किल्ड वर्कर तो स्किल्ड ही रहेंगे, राइट, उसको नहीं बदल सकते आप, लेकिन उसके जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं, बाकी वर्ड्स तो बदल सकते हो ना आप, ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्मेशन को ओवरहॉल लिख सकते हो, ग्रोथ को मतलब सर्ज लिख सकते हो, मतलब यू यूज सिनोनिम्स एंड प्रेजेंट इट इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ द प्रेसी, ठीक है। तो अच्छा, पर्सनल ओपिनियंस ओवर कंप्रेसिंग नहीं करना, इंक्लूडिंग इरेलेवेंट डिटेल्स, ये सब हमने नहीं करना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं। चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और उसको कैसे लिखना होता है, अब वो सीखते हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट क्या होती है गाइस? रिपोर्ट, रिपोर्टर से याद रखना, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना अपने मीडिया में, न्यूज़ एंकर में मतलब रिपोर्टर्स होते हैं। रिपोर्टर का काम क्या होता है? वो कहीं जाते हैं, जो वो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसको बाद में आके वो रिपोर्ट करते हैं अपने एडिटर को या ऑथर को, और फिर वो उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, राइट। तो रिपोर्टिंग वो होती है। तो रिपोर्ट वही होती है गाइस, कुछ जो हो चुका है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना कि ये ऐसा हुआ और इसके ऊपर ये रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो ब्रॉडली मैंने आपको समझाया, अब इसको समझते हैं एक्सपैंड करके। रिपोर्ट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कंसाइज फॉर्मेट. It involves gathering data, analyzing it and presenting the findings in a clear, objective and systematic manner. इसको रिपोर्ट बोलते हैं। Reports can be formal or informal and they are used in a wide variety of contexts such as business, education, research and journalism. The primary purpose of a report is to inform or present an analysis of a situation or topic. It often includes recommendations based on the findings. Report writing is a crucial academic, professional and governmental settings. Formal report writing in government competitive exams is designed to test a candidate's ability to organize information, analyze data, and present findings in a clear, structured and professional manner, मतलब formal manner. These reports are often used to inform decisions, highlight issues and suggest solutions, making it essential to present facts objectively and succinctly. मतलब clearly और उसको objectively आपको अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है। अब आपकी रिपोर्ट के की फीचर्स क्या होते हैं गाइस? ऑब्जेक्टिव टोन, मतलब पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, इसमें कोई इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं होती रिपोर्ट में, इसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखने होते हैं बुलेट पॉइंट्स में।
तो a formal report is objective and based on facts and data and evidence. It avoids personal emotion or any personal opinion. It has to have a clear structure. Formal reports have a standardized structure जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, that ensures the information is presented logically. This helps the reader navigate through the report easily. Formal language, now you have to use a formal language. You can't use jargons, colloquialism, ठीक है, अपने या ऐसे ही generalized words. It has to be very formal. तो use formal language, avoid colloquialism, slang and overly casual expressions, जैसे मैं आपको बोल रहा था. Precision and professionalism are key. It should be concise and detailed. While the report should be concise, it must also provide enough detail to clearly explain the situation, findings and conclusions. ठीक है, अब एक 10 स्टेप फॉर्मेट होता है आपकी रिपोर्ट का गाइस. सबसे पहले आप टाइटल लिखते हो, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हो. एक समरी आपको लिखनी होती है उसके बाद कि किस बारे में है रिपोर्ट. फिर आप एक इंट्रोडक्शन देते हो. फिर मेथोडोलॉजी नहीं बताते, ये बहुत ही एक्सपर्ट रिपोर्ट्स में होते हैं. फाइंडिंग्स आपको बतानी होती हैं. फिर उसके बाद आपको एक कंक्लूजन देना होता है. डिस्कशन एनालिसिस की भी जरूरत नहीं होती, और अपने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, रेफरेंसेस अगर ज़रूरत है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टेप है भाई. ये 3 आप स्किप कर सकते हो. टेबल ऑफ कंटेंट्स ये बनाने, ये वो वाले रिपोर्ट होते हैं जो पूरी 20 25 30 पेज में बनाते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, वैसे अगर आप फॉर्मल रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट बनाओगे उसमें तो बनाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. ठीक है, मेथोडोलॉजी नहीं बतानी होती, किस मेथड से आपने रिपोर्ट कंडक्ट या स्क्रूटनाइज की है. और ये डिस्कशन एनालिसिस की जरूरत नहीं होती. ये होता है जब आप मीटिंग्स में होते हो या प्री मीट किसी सीनियर को प्रेजेंट करनी है. यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक सिचुएशन दी होगी आपको, उस पर एक आपको रिपोर्ट बनानी होगी. तो क्या है स्ट्रक्चर अपना? टाइटल पेज, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, और रेफरेंसेस अगर ज़रूरत है तो. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. देखना, जैसे सैम्पल रिपोर्ट है, असेसमेंट ऑफ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट. आपके डिस्ट्रिक्ट में रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई. उसने एग्जीक्यूटिव समरी, पहले उसने रिपोर्ट का टाइटल दे दिया. टाइटल क्या है? असेसमेंट ऑफ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट दिस. फिर उसके बाद, अब इसने नहीं दिया हो, बट यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम डेट और ऑथर का अपना नाम भी लिखते हैं, मतलब इन द सेंस के किस डेजिग्नेशन लिखते हैं कि किसने लिखी है, बाय एचआर डिपार्टमेंट, बाय मार्केटिंग मैनेजर, बाय जो भी, बाय सीईओ या बाय सीनियर मैनेजर. तो जिसने भी रिपोर्ट बनाई है उसकी डेजिग्नेशन आपको लिखनी होती है. तो टाइटल, उसके बाद डेट, उसके बाद किसने ये रिपोर्ट लिखी है वो लिखना होता है. फिर आती है आपकी समरी. दिस रिपोर्ट इवेल्युएट्स द करंट स्टेट ऑफ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट एक्स, फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग एंड ये पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल है गाइस. ये ना, अब आपको पेपर में इतना लंबा नहीं बनाना, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी कम होगी और टाइम भी कम होगा. तो आपको उसको शॉर्ट 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स में लिखना है. तो एक दो लाइन आपकी इंट्रोडक्शन में, और ये पैराग्राफ में बनती हैं गाइस. ठीक है, फिर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या है क्या नहीं है. फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी हम नहीं डिस्कस करते, इसमें डिस्कशन पे आएगा. इसके बाद सीधा कि द फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट द स्टाफिंग शॉर्टेजेस आर ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कंपाउंडेड बाय हाई टर्नओवर रेट्स ड्यू टू लो सैलरीज एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस. एडिशनली द लैक ऑफ मेडिकल सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर्स इफेक्टिव पेशेंट केयर. फिर हम कंक्लूजन देते हैं. The rural healthcare system in District S is struggling with staffing shortage, lack of supplies and inadequate infrastructure, all of which are affecting service quality and patient outcomes. फिर आप recommendation देते हो. Increase government funding for rural health centers to improve infrastructure and medical supplies. Implement a retention strategy to reduce turnover among health workers, including salary increases and professional development opportunities. Strengthen supply chain management to ensure consistent availability of essential medical supplies. ये आपकी recommendations हो गई. तो ये रिपोर्ट के एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं. स्टार्ट विद द टाइटल, देन डेट, देन ऑथर्स नेम, देन यू इंट्रोडक्शन, देन योर डिस्कशन, देन योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस. ठीक है गाइस, तो ये 7 स्टेप का आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, जो बुलेट पॉइंट्स में मोस्टली लिखी जाती है. चलिए गाइस, तो ये थी आपकी रिपोर्ट राइटिंग. अब आप सोच रहे होगे गाइस कि सर ये तो चलो आपने बता दिया, लेकिन हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ. हमारे जो लाइव क्रैश कोर्स हैं SBI PO का, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पहले तो हम क्लासेस लेके आएंगे, लाइव क्लासेस, जैसे प्रीलिम्स के लिए अभी चल रही हैं और मेंस के लिए जैसे ही प्रीलिम्स होगा उसके बाद शुरू हो जाएंगी. साथ साथ आपको हमने प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं. और ये जो मेंस का जो फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं, जिसको आपको हम इवेल्युएट भी करके देंगे. और इसके साथ साथ आपको पूरा स्कोर मिलेगा और फीडबैक मिलेगा कि आपने क्या ठीक किया, क्या गलत किया. और एग्जैक्टली ऑन द इंटरफेस ऑफ योर एग्जाम, जो एग्जाम में इंटरफेस होता है ना डायलॉग बॉक्स वाला, वो आपको मिलेगा. तो ये कोर्स आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए. ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो
मैं आपको दिखाता हूँ गाइस एक बार आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर एक बार अपने गूगल ब्राउज़र खोलेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। आप गूगल प्रोसेस पे बस अपना edutap.co.in सर्च करेंगे, आप हमारे सीधा लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। अब कोर्सेज़ में जैसे ऊपर आपको एग्जाम कोर्सेज ये सब दिख रहा है, ये हमारा लैंडिंग पेज है एडुटैप का। आप कोर्सेज़ में आएंगे, नीचे आएंगे एसबीआई पीओ कोर्सेज। जैसे ही आप एसबीआई पीओ कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको हमारे टेस्ट सीरीज़, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज़ ये मिल जाएंगे। तो ये क्रैश कोर्स आप बाय नाउ पे, अभी आप हम इस पे 75% ऑफर कर रहे हैं, ऑफ 75%। तो मेरे ख्याल से ये 450 रुपये का पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें प्रीलिम्स की क्लासेस हैं, मेंस की क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, वीकली मेंटर टॉक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स के अलग और मेंस के अलग। 450 में इतना कुछ मिल रहा है आपको, तो गो get this opportunity and get benefited. So guys, that was it for today. I hope this session was helpful and beneficial to you. Please do share your inputs and feedbacks in the comment section of the video. तो अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग कोर्स या रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's it for today guys. I'll see you again very soon. We'll keep on coming out up with more such productive sessions for you. अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे किसी और के भी काम आ सकता है तो। So thank you so much once again guys. Keep up the good work. Keep on working hard. Keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you. Bye bye. Take care.